नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कहानी अपराध की में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कौन थे फांसी पर चढ़े खूनी रंगा बिल्ला जिनका नाम अब अरुंधति राय ले रही हैं? आज जानेंगे खूनी रंगा बिल्ला की कहानी। 26 अगस्त 1978 का दिन शुरू से ही अंधड़ भरा था। सुबह से ही पानी की झिड़की पड़ रही थी। धौला कुआं के ऑफिसर एनक्लेव से दो बच्चे शाम के 6:15 बजे घर से निकले। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के लिए संसद मार्ग जाना था। बच्चों का नाम गीता और संजय चोपड़ा था। नेवल ऑफिसर पिता मदन मोहन चोपड़ा और मां रोमा चोपड़ा के बच्चे। गीता 16.5 साल की थी, चिबिल्ली सी लड़की, खेलने, वेस्टर्न म्यूजिक और नाचने की शौकीन। जीसस एंड मैरी कॉलेज में सेकेंड ईयर में कॉमर्स में पढ़ती थी। भाई संजय 14 साल का था। 5 फुट 10 इंच के लमटंगे से स्कूली लड़के का सपना नेवी में जाने का था। मॉडर्न स्कूल में 10वीं में पढ़ता था और गजब का बॉक्सर भी था। तय ये हुआ था कि ये घर से निकले हैं, 7 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र पहुंच जाएंगे। वहां उन्हें वेस्टर्न गानों के एक फरमाइशी प्रोग्राम इन द ग्रूव में हिस्सा लेना था। वहां से 9 बजे उनके पापा उनको वापस घर लेने के लिए पिक कर लेते हैं। 8 बजे प्रोग्राम आना था। घर वालों ने रेडियो खोला तो कोई और ही बोल रहा था। माँ बाप को लगा शायद स्टेशन गलत है या प्रोग्राम रद्द हो गया। पापा मदन मोहन 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे। बच्चों को खोजा तो नहीं मिले। पता किया तो पता चला बच्चे तो रिकॉर्डिंग के लिए आए ही नहीं। मदन मोहन वापस घर पहुंचे। घर पर बीवी रोमा से पता लगा बच्चे तो घर भी नहीं आए, ना ही उनका कोई फ़ोन आया। गाड़ी के नंबर में कंफ्यूज रही पुलिस। वहीं पुलिस में पहले से ही एक मामला दर्ज हो चुका था, 2 बच्चों के अपहरण का। 2 लोग एक फिएट में बच्चों को जबरन ले जा रहे थे। पुलिस के पास जो पहली जानकारी आई वो भगवान दास से। भगवान दास की बिजली के सामान की दुकान थी। वो बंगला साहिब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर अपने स्कूटर से जा रहे थे। उन्होंने जो देखा वो शाम 6:45 के आसपास नॉर्थ दिल्ली पुलिस के सेंट्रल कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बताया। उनके मुताबिक नींबू के कलर की एक फिएट गोल मार्केट चौराहे पर उनके पास से गुजरी। उसकी पिछली सीट में 2 टीनेजर थे जिसमें लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। भगवान दास के बताए और फ़ोन ऑपरेटर के लिखे अनुसार गाड़ी का नंबर था MRK 8930। फ़ोन ऑपरेटर के लिखे अनुसार गाड़ी का नंबर था MRK 8930। उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की। एक दूसरा आदमी गाड़ी रोकने के लिए हैंडल से लटक गया लेकिन गाड़ी नहीं रोक पाया। गाड़ी अब राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ओर भाग गई। इस जानकारी के बाद कंट्रोल रूम ने एक रूटीन सा वायरलेस सारी पेट्रोलिंग जीप्स के लिए भेज दिया। उसी दिन राजेंद्र नगर पुलिस थाने के ड्यूटी ऑफिसर हरभजन सिंह के पास एक ऐसी ही शिकायत और लिखाई गई। 23 साल के इंद्रजीत ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। इंदर DDA में जूनियर इंजीनियर थे। इन्होंने बताया शाम 6:30 बजे के करीब लोहिया अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार कार उनके स्कूटर के पास से गुजरी। गाड़ी में 2 लोग आगे बैठे हुए थे। एक लड़का और लड़की पिछली सीट पर बैठे थे। लड़की चीख रही थी। उन्होंने गाड़ी का पीछा किया। चौराहे पर कार धीमी हुई तो इन्होंने कार के पास जाकर पूछा, क्यों भाई, क्या हो रहा? अंदर का जो सीन दिखा वो ये कि लड़का अपनी खून में भीगी शर्ट और कंधे की ओर इशारा कर रहा था और लड़की कार ड्राइवर के बाल खींच रही थी। ड्राइवर एक हाथ से कार चला रहा था और दूसरे हाथ से लड़की को मार रहा था। शंकर रोड तक इंदर ने गाड़ी का पीछा भी किया। तभी भीड़ बढ़ी। ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी और लाल बत्ती तोड़कर भाग गया। इंदरजीत के मुताबिक कार मस्टर्ड के रंग की थी और इसका नंबर था MRK 8930। हरभजन सिंह और उस टाइम SHO रहे गंगा स्वरूप ने इस शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। उनका कहना था क्योंकि ये मामला मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन का था और वो इलाका उनके कार क्षेत्र से बाहर का था, तो वो कैसे एक्शन ले सकते हैं? एक्शन तभी लिया जा सकता था जब मेरठ हाई कोर्ट कहे। वो तो इस मामले को किडनैपिंग मानने को भी तैयार नहीं थे। उनका मानना था ये कोई पर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम रही होगी। बाद में इन दोनों अफसरों को सस्पेंड होना पड़ा था।
दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान नेवी ऑफिसर कैप्टन चोपड़ा अपने लेवल पर कोशिश कर रहे थे। अपने नेवी के कुछ साथियों की मदद ली और धौला कुआं थाने में बच्चों के गुमने की रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन चोपड़ा ने रात के 10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके बताया कि उनके बच्चे गुम हो गए हैं। 15 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी उनके घर पहुंची, जहां से कैप्टन चोपड़ा को लेकर हर उस जगह तलाश की गई जहां बच्चे हो सकते हैं। दोस्तों के घर से लेकर अस्पतालों और रेस्टोरेंट तक जब बच्चे नहीं मिले तो कैप्टन चोपड़ा ने शक जाहिर किया कि हो सकता है बच्चों को मारकर रिज में घने पेड़ पौधों के बीच फेंक दिया गया हो। रिज उस जगह के पास ही थी जहां डीडीए के इंजीनियर इंद्रजीत ने कार को देखा था। उस वक्त बच्चों का कॉम्बिंग ऑपरेशन साउथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पाल देख रहे थे। उन तक ये बात पहुंची। संजय का बैग देखते हुए मदन चोपड़ा और दूसरी फोटो में रोमांच। तब 30 से ज़्यादा गाड़ियां, 140 पुलिस वाले और ढेरों नेवी के अफसर बच्चों को सारी दिल्ली में खोज रहे थे। अब सारी खोज रिज की ओर केंद्रित हो गई। अंधेरे और बरसात ने उनका काम और मुश्किल कर दिया था। रात 2:30 बजे तक तलाश हुई लेकिन बच्चे नहीं मिले। फ्लेयर गन चलाकर उजाले में खोजने की कोशिश की लेकिन कारतूस नहीं चले। गायब हुई गाड़ी और बच्चों की तलाश ने अगले कुछ दिनों में और विस्तार लिया। खोजने का काम पड़ोसी राज्यों में भी शुरू हो गया। सर्च पार्टियां आगरा, मथुरा और हरियाणा तक गईं। 28 अगस्त को पुलिस कमिश्नर JN चतुर्वेदी ने बच्चों या किडनैपर्स का सुराग देने वाले के लिए 2000 के इनाम की घोषणा भी कर डाली। लेकिन बच्चों के गुम होने के 3 दिन बाद तक उनका कहीं पता नहीं लग रहा था। लेकिन सवाल ये था कि बच्चे और कार गई कहाँ। पुलिस के पास कार का नंबर था। उस कार और कार के मालिक को खोजने के लिए पुलिस ने ट्रांसपोर्ट विभाग की मदद ली। उनके रिकॉर्ड से पता चला कि कार पानीपत में रहने वाले किसी रविंदर गुप्ता की है। पुलिस पानीपत पहुंची, उसे कार मिल गई। नंबर भी वही HRK 8930, लेकिन वो फिएट नहीं थी। उस गाड़ी की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो दिल्ली तक पहुंच सके। पुलिस को समझ आ गया जिस गाड़ी को वो खोज रही है उस पर फर्जी नंबर प्लेट लग गई थी। 29 अगस्त के दिन एक चरवाहे को रिज में घूमते हुए एक लड़की की लाश मिली। ये गीता की लाश थी जो सड़क से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर पड़ी थी। चरवाहे ने पुलिस को बताया। कंट्रोल रूम को मैसेज गया और पुलिस वाले वहां पहुंचे। तलाश हुई थी। गीता से 50 मीटर की दूरी पर संजय की लाश भी झाड़ियों के बीच मिल गई। घरवालों ने शिनाख्त की और माना कि यही गीता और संजय हैं। उनकी लाश अपने घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर मिली थी। संजय के पास अब भी 17 रुपये पड़े थे। गीता की उंगली में उसकी चांदी की अंगूठी पड़ी थी, जिसका मतलब ये लगाया गया कि किडनैपिंग लूट के इरादे से नहीं हुई थी। डेड बॉडीज सड़ना गलना शुरू हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उन पर कई घाव किए गए थे, कुछ तो 9 इंच गहरे। संजय 5 फुट 10 इंच का फौजी बच्चा था और बहुत अच्छा बॉक्सर भी था। उसने भरपूर विरोध किया था। उसकी देह पर 25 घाव थे, ज़्यादातर सीधे हाथ पर। गीता की बॉडी पर 6 घाव थे, उसके सीने, सिर और उल्टी हथेली पर। उसके गले पर भी चीरने का निशान था। पोस्टमार्टम में ये बात आई कि इनका मर्डर 26 अगस्त को ही 10 बजे रात को हुआ था। अमृता बाजार पत्रिका को एक पुलिस वाले ने 29 अगस्त को बताया कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से गीता का रेप नहीं हुआ था। आधिकारिक तौर पर भी डॉक्टर से ये बताने की हालत में नहीं थे कि गीता के साथ रेप हुआ था या नहीं। पुलिस सर्जन भरत सिंह ने इसकी वजह बॉडी में शुरू हो चुके डिकम्पोजिशन को बताया। लोकसभा में उस दिन खूब हंगामा हुआ। सेम के नारे लगे। इस घटना को सबने चौंकाने वाला और दुखद बताया। अगले दिन लोकसभा और राज्यसभा में और ज़्यादा हंगामा बढ़ा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे की मांग की गई। लोगों का गुस्सा पुलिस को लेकर था। असर हुआ कि राजेंद्र नगर थाने के अफसरों को बर्खास्त किया गया। दिल्ली के लोग गुस्से में थे और प्रधानमंत्री मोरारजी उस रात नैरोबी के लिए निकल गए। केन्या के राष्ट्रपति जोमो केन्यात्ता के फ्यूनरल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने 31 अगस्त को किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार जैसी एक कार मजलिस पार्क में पाई गई। नंबर था DHD 7034। इसी मॉडल की एक कार और गायब बताई जा रही थी, लेकिन उसका नंबर था DEA 1221। पुलिस ने उसके मालिक अशोक शर्मा को बुलाया।
कार अशोका होटल के सामने से चोरी की गई। अशोक ने उसे चोरी के 6 हफ्ते पहले ही खरीदा था। उसने अपने पास पड़ी चाबियों से खोली तो गाड़ी खुल गई। स्टोरियो और स्पीकर गायब थे। पहली नज़र में उसमें कुत्ते की चैन और कई ब्लेड्स मिली। 2 नंबर प्लेट्स भी मिली जिसमें एक असली थी। कार की सफ़ेद ग्रिल को बदलकर काला कर दिया गया था। बाद में फोरेंसिक वालों ने कार की खोज खबर ली तो उससे सिगरेट के टुकड़े, बालों के गुच्छे और खून के धब्बे भी मिले। कार के मैट पर जो मिट्टी मिली वो उस रिज वाली जगह से मैच खाती थी जहां दोनों लाशें मिली थी। इसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। छात्रों का हुजूम बोट क्लब पहुंचने लगा। कई छात्र पुलिस कमिश्नर के घर पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ नारे लगने लगे। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ बोट क्लब पर जीसस एंड मेरी कॉलेज की लड़कियों के प्रदर्शन में थी। कई और स्टूडेंट्स ग्रुप भी उनके सपोर्ट में आ गए। तब एक्सटर्नल अफेयर्स देखने वाले मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहां पहुंचे और लड़कियों से बात करने लगे। तभी छात्रों का एक ग्रुप भड़का और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थर वाजपेयी को लगे और उनका कुर्ता खून में भीग गया। उनके माथे में बाईं तरफ चोट आई, हड्डी में अंदर घाव हुआ और 5 टाँके आए। वाजपेयी उस दिन सिर में पट्टी बांधे लोकसभा पहुंचे। अगले दिन से सीबीआई ने क्राइम ब्रांच से मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। अब सवाल उठ रहे थे कि बच्चों को मारा किसने। एक बात आई कि कुछ समय पहले नेवी की एक कमेटी ने कुछ सैनिकों को सजा सुनाई थी। वजह यह थी कि वो कुछ स्मगलर्स की हेल्प करते थे। मदन मोहन चोपड़ा भी उस कमेटी के अहम सदस्य थे। एक और बात थी कि कुछ दिन पहले ही गीता चोपड़ा का झगड़ा एक फौजी अफसर के बेटे से हुआ था। कहीं उसका हाथ तो नहीं था। लेकिन ये दोनों अंदाजे तुक्के ही निकले क्योंकि मारने वाले कोई और ही थे। पुलिस वाले इस मामले के बाद शक पकाए हुए थे। मीडिया में कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन खबर थी कि फिंगरप्रिंट्स और दूसरे फॉरेंसिक सबूत इशारा कर रहे हैं कि इस केस में बिल्ला का हाथ है। बिल्ला मतलब जसबीर सिंह। इस मर्डर केस में उसका साथी था रंगा, जिसका असली नाम था कुलजीत सिंह। रंगा पहले ट्रक ड्राइवर हुआ करता था जो बाद में मुंबई में टैक्सी चलाने लगा था। उसे शाम सिंह नाम के आदमी ने बिल्ला से मिलवाया, ये कहकर कि ये जाना माना क्रिमिनल है और उसने 2 अरब लोगों को मारा है। इसके पहले मुंबई में दोनों ने मिलकर रंगा की टैक्सी में एक बच्चे को किडनैप किया था जिसे बाद में छोड़ दिया। बिल्ला इसके पहले थाने जेल से भी भाग चुका था। 8 सितंबर 1978 को जिस वक्त ये पकड़े गए उस वक्त कालका मेल में चढ़ रहे थे। इनके पीछे पुलिस किस कदर पड़ी थी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहा जाता है कि उस वक्त रेलवे स्टेशन पर 100 से ज़्यादा पुलिस वाले सादी वर्दी में खड़े थे। इनकी गलती की ये आर्मी वालों के लिए रिजर्व डिब्बे में चढ़ गए। इन्होंने गलती की, ये आर्मी वालों के लिए रिजर्व डिब्बे में चढ़ गए। 2 सैनिकों ने इनसे सवाल जवाब किए तो ये भिड़ गए। आर्मी वालों ने इनको पीटा, तब भी होशियारी दिखाई। खिलौना बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की। फिर भी कुछ पंजाबी सिपाहियों को देख बोले कि हम तो पंजाबी हैं, लड़ क्यों रहे हैं। आपस में खुसफुसाए मराठी में कह रहे थे कि फौज वालों की राइफल छुड़ा लो, लेकिन ये भी काम ना आया। कुछ फौजी मराठा थे, उन्होंने बात समझ ली। वहीं लांस नायक एवी सेट्टी थे, उनने नवयुग में इनकी तस्वीर देख रखी थी। अखबार उनके पास था। इन दोनों को पकड़ लिया गया, रस्सी से बांध दिया गया और पुलिस को दे दिया गया। पुलिस ने इनसे अलग अलग पूछताछ की। इनकी दी जानकारी पर कई जांचें हुई, डीएनए सबूत जुटाए। सेशन कोर्ट ने मुकदमा चलने पर इन्हें फांसी की सजा दी क्योंकि दोनों के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जो उनको निर्दोष दिखा सके या बचा सके। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। रंगा ने बाद में एक रिट पिटीशन भी लगाई, इसके केस को फिर देखा जाए। सन 82 की बात है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया। कहा गया कि कितनी भी दया दिखाई जाए, सजाए मौत से कम तो कुछ ना होगा। क्योंकि इस केस में मीडिया का खूब ध्यान गया, खूब चर्चाएं भी हुई, लेकिन इसलिए केस के दौरान कई अजीब सी बातें भी हुई। उनमें से एक का किस्सा है। अक्टूबर चल रहा था, रंगा बिल्ला पकड़े गए थे। अविनाश दुबे नाम का एक पब्लिशर और सुरिंदर वत्स नाम का एक एडिटर जो ट्यूसडे पोस्ट नाम से एक टैबलॉइड निकाला करते थे, 30 हजारी कोर्ट में प्रकट हुए। अग्रिम जमानत मांगने
उनको लग रहा था कि दिल्ली पुलिस उनको पकड़ लेगी। उनका दावा था कि उन्हें पता है कि गीता और संजय को किसने मारा है। उनका कहना था ये 2 वीआईपी के बच्चे हैं, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा है और एक सेना के बड़े अफसर का बेटा है। इन्होंने बताया ट्यूसडे पोस्ट ने मुंबई की एक जासूसी एजेंसी की मदद ली जिसका नाम पंडित डिटेक्टिव एजेंसी था। इन लोगों को दुबे ने 500 रुपये रोज़ की फीस भी दी थी। इनके मुताबिक बिल्ला को 2 वीआईपी लोगों के बच्चे ने हायर किया था। बिल्ला गीता को किडनैप कर निश्चित जगह लाने वाला था जहां ये दोनों मिलते। इन दोनों को गीता से बदला लेना था। गीता ने उस मिनिस्टर के बेटे के प्रपोजल को ठुकरा दिया था और सेना के अफसर के बेटे को भी किसी बदतमीजी के लिए थप्पड़ भी मारा था। इन लोगों ने कहा हमारे पास खून से सनी वो पैंट भी है जो सेना के अफसर के बेटे ने हत्या के वक्त पहनी थी। साथ में कहा कि हमारे पास बिल्ला का टेप रिकॉर्ड भी है। गिरफ्तारी के पहले के इस टेप में उसने बताया था कि कैसे दिल्ली पुलिस ने उसे फंसाया था ताकि असल गुनहगार न पकड़े जा सकें। ये भी कहा कि हमने रंगा बिल्ला को पकड़ने वाले जवानों में से एक जवान का भी इंटरव्यू लिया था जिसमें उसने बताया कि उनको तो वो लोग अपने साथ मुंबई से साथ लाए थे। इन लोगों ने आरोप लगाए कि पहले मंत्री ने उनको खरीदना चाहा, सबूतों के बदले 2 लाख भी देना चाहते थे। ऐसा नहीं हुआ तो क्राइम ब्रांच के जरिए उनके दफ्तर पर छापे डलवाने लगे। लेकिन बाद में ऐसे सवाल भी उठे कि मुश्किल से 1 साल पुरानी ट्यूसडे पोस्ट कैसे हर दिन के 500 रुपये जासूसों पर खर्च कर सकती है। साथ ही जहां तक पुलिस नहीं पहुंच सकी, इस एंगल ने भी पूरे केस में बहुत सनसनी मचाई, लेकिन अंत में इसका खास असर नहीं पड़ा। अंत में 31 जनवरी 1982 को दोनों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। सरकार इंदिरा गांधी की आ चुकी थी। फांसी के वक्त कई पत्रकार उनसे मिलना चाहते थे, उस पर भी हल्ला मचा और अंत में कुछ पत्रकार उससे मिल भी पाए। इस बीच 1978 में बहादुर बच्चियों के लिए ब्रेवरी अवार्ड लाए गए जिसका नाम गीता और संजय चोपड़ा के नाम पर रखे गए, जो आज भी दिए जाते हैं। तो ये थी कहानी रंगा बिल्ला की। मिलते हैं एक ऐसे ही अपराध की कहानी लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।